हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 9 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट होगा डिफरेंट न्यूज पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज आज यहाँ पे है कि जो अभी बदलाव किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा पोस्टल बैलेट से वोट करने में। पहले का रूल क्या था, पहले वो देख लीजिए कि 80+ आदमी जाते थे। उसके अलावा जो आर्मी मैन होते थे या फिर जो इंडियन एम्बेसी में काम करते, मतलब इंडियन गवर्नमेंट जिनको अपने जिम्मे पे विदेश में भेजती थी, वे लोग जो है पोस्टल बैलेट से वोट करते थे। लेकिन इसमें चेंज कर दिया गया, बाकी का सारा प्रोफेशन सेम रखा गया। 80 वाले की उम्र घटाकर 65 कर दिया। एक और नया ऐड किया गया, कोरोना पीरियड जो है, जिनको कोरोना वायरस हो चुका है, कन्फर्म केस जो है वो लोग, ये दोनों केस कैटेगरी के लोग, मतलब कोरोना पॉजिटिव लोग और 65+ वाले लोग, ये दोनों घर बैठे पोस्टल बैलेट से वोट कर सकते हैं। अब पोस्टल बैलेट से वोट होता कैसे है, तो सबसे पहले देखिए, किसी एरिया में नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन में डिफरेंट कैंडिडेट खड़ा होते हैं कि हाँ हम इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, हम एमएलए या एमएलसी जो भी का इलेक्शन होगा, सॉरी एमएलए या एमपी जिसका भी इलेक्शन होगा, उसके इलेक्शन में लोग खड़ा होंगे। अब उनको एक टाइम दिया जाता है कि जब वो नाम वापस लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नॉमिनेशन करा लिया है, यदि चाहता है कि नहीं हम अब वापस लें अपना नाम, है ना, तो वापस भी ले सकता है। तो उसका एक अलग टाइम पीरियड निकलता है। तो मान लीजिए कि निकला 15 से 20 तारीख तक रहा कि नॉमिनेशन का पीरियड, 20 से 22 तारीख तक रहा नाम वापस लेने का पीरियड। उसके बाद 22 तारीख से जो है इलेक्शन कमीशन उसके बारे में छानबीन करती है कि एफिडेविट में जो दिया गया है, जो जानकारी दिया गया है आदमी के द्वारा, या जो फॉर्म भरा गया है नॉमिनेशन में, क्या वो सही है या नहीं है ना। यदि सही रहेगी तो ठीक है, नहीं है तो रिजेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि उसमें 3 दिन का टाइम इलेक्शन कमीशन अपना लेते 25 तारीख। तो 25 तारीख को फाइनल हो जाता है कि इस सीट से या फिर इस क्षेत्र से कितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो 25 तारीख के बाद जब ये फाइनल हो जाएगा, उसके बाद उस एरिया का पोस्टल बैलेट तैयार करके इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर पोस्टल बैलेट डाल दिया जाता है। अब देखिए, उसको फिर डाउनलोड करके उस पर हर किसी का नाम होगा, चिन्ह होगा, यहाँ पे नंबर दिया रहेगा, है ना, नंबर 1 उसका नाम, फिर चुनाव चिन्ह, और यहाँ पे एक बॉक्स बना रहता है। बॉक्स में बस टिक करना है, मुहर वगैरह नहीं लगाना होता है, बस एक टिक करना है। और आपको मोड़ करके एक इन्वेलप में करके, और एक हर एरिया का अपना एक एड्रेस होता है, हर बूथ का, या बोल सकते हैं मतलब कि जितना विधानसभा उसका अपना प्रॉपर एड्रेस होगा, वहाँ पे आप पोस्ट कर दीजिए। तो ये तो पोस्टल बैलेट से वोट ऐसे पड़ता है। ठीक है, इसके तहत सुविधा किसको था अभी तक, जो 80+ लोग थे। उसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट के काम के कारण से, मतलब इंडियन एम्बेसी में बाहर में रहते थे, उसके अलावा फिर जो लोग मतलब आर्मी पर्सनल थे, ठीक है, उन लोगों को दिया जाता था ड्यूटी, मतलब कि ये सुविधा। लेकिन अब 65+ वाले लोगों को मिलेगा। तो इसका विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है। कई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी लिख चुकी है चिट्ठी, जैसे कांग्रेस हो गई, सीपीआई होगी, ये सब। उसके अलावा अब आरजेडी के द्वारा भी लिखा गया। तो यहाँ पे कहा कि 5 पार्टीज, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, टीएमसी एंड आरजेडी, ये 5 पार्टी जिसमें मेन है, जो इलेक्शन कमीशन को मतलब कि बार बार कह रहे कि इसको वापस लिया जाए। ठीक है, तो ये था इस न्यूज़ से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट नोट टू एक्सटेंड फ्री ग्रेन स्कीम टिल 3 नवंबर। तो 3 नवंबर तक जो है फ्री ग्रेन मतलब कि मिलेगा, सॉरी नवंबर तक, और 3 एलपीजी गैस सितंबर तक मिलेगा। तो एक्चुअली ये आया था मार्च में ही, कहा गया था कि अप्रैल, मई और जून 3 महीने में जो है फ्री गैस बांटा जाएगा ऐसे लोगों को जो उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस लिए हैं। ठीक है, यदि पहले ले लिए थे उज्ज्वला स्कीम के पहले गैस, उनको नहीं दिया जाएगा। मतलब जिनका उज्ज्वला स्कीम के अंदर नहीं आता है उनको फ्री गैस नहीं दिया जाएगा। अब कहा गया कि अप्रैल, मई, जून में यदि कोई आदमी नहीं लिया, जैसे कोई परिवार ऐसा होता है जिसके यहाँ एक गैस 2 महीना चला जाता है, ठीक है, तो ड्यूरेशन था तो जून तक ही, कि जून तक में आपको 3 गैस ले लेना है। तो वही कहा गया कि अभी भी 3 ही गैस है, लेकिन यदि वो 3 गैस यदि नहीं ले पाए तो उसको सितंबर तक आप क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए कि अप्रैल, मई, जून में मात्र कोई आदमी 1 ही गैस लिया था, तो उसको तो 2 गैस घटा जा रहा है ना, मतलब एक तरह से देख रहे हैं इनडायरेक्टली कि 2 गैस वो नहीं ले पाया क्योंकि वो कम यूज कर रहा है गैस को। तो इसलिए उसको सितंबर तक कर दिया कि कोई आदमी यदि क्लेम नहीं कर पाया है तो जून तक में, तो उसको जो है वही आप देख सकते हैं कि अप्रैल 1 बेनिफिशियरी ऑफ उज्ज्वला वेर अलाउड 3 फ्री सिलेंडर विच नॉट क्लेम्ड, यदि क्लेम नहीं किया गया तो उसको सितंबर के एंड तक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था। और बाकी जो गरीब कल्याण स्कीम के तहत जो फ्री अनाज देने का घोषणा किया गया था, वो जो है नवंबर तक दिया जाएगा। नेक्स्ट है टेंट सिटी एट स्टैचू ऑफ यूनिटी साइट इज ओपन एज अ वेडिंग वेन्यू। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास एक टेंट सिटी बनाया गया था। टेंट सिटी एक्चुअली होता क्या, तो टेंट बनाया जाता है बहुत सारा वहाँ पे, उसको टेंट का बुकिंग होता है। टेंट के अंदर बस बाहर से देखने में टेंट जैसा लगता है, अंदर सारी सुविधाएं होती हैं, एसी कूलर सब लगा हुआ रहता है अंदर में। मतलब कि नॉर्मल जो घर होता है आम आदमी का, मिडिल इनकम वाले आदमी का, उससे ज़्यादा सुविधा होता है। तो उसी तरह का टेंट सिटी बनाया गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास, जहाँ पे जो टूरिस्ट आते थे वो रुकते थे, जो भी जितना दिन उनको रुकना है, तो उसको जो है वेडिंग साइट के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब वहाँ पे अब शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा बुकिंग किया जा रहा है। और बुकिंग करने में ये भी, मतलब बुकिंग करने का मेन पर्पस लोगों का रहता है कि अपना शादी का जो फोटोग्राफ है उसके बैकग्राउंड में ये वाला मूर्ति आए। ठीक है, तो एक हमारे जो बोल सकते हैं कि
टूरिज्म के प्रमोशन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि पंडाल, कम्प्लीमेंट्री बैंकेट हॉल, ई इनवाइट, है ना, आर्टिस्ट, म्यूजिक, ऑल डे मील्स इन द इंक्लूडिंग स्टार्टर्स एंड कॉकटेल्स, मॉकटेल्स सॉरी, एंड ऑफ कोर्स हैंड सैनिटाइजर बिफोर बुकिंग आर ओपन फॉर कस्टमाइज्ड वेडिंग पैकेज स्टैचू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स। यदि उस कॉम्प्लेक्स में कोई शादी करवाना चाहते हैं तो बुकिंग कर सकते हैं। मतलब ऐसा कहा गया, द वेडिंग एवेन्यू द स्टैचू ऑफ यूनिटी, टेंट सिटी 1 लोकेटेड ऑन डाइक 4 ऑफ द नर्मदा डैम। तो नर्मदा डैम के ऊपर ही मतलब कि पूरा जो बना ये जो मैप है, सॉरी ये जो मूर्ति वो भी बना हुआ है। उसके अलावा जो वेडिंग साइट है वो भी बना हुआ है। द पिक्चराइज लोकेशन एंड ओपन टू स्काई सेटिंग स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड नर्मदा डैम इज बैकड्रॉप मेक फॉर परफेक्ट डेस्टिनेशन वेडिंग, है ना। तो वहाँ पे वेडिंग करने का मेन पर्पज़ क्या रहता है सबका, तो ओपन स्काई, स्टैचू ऑफ यूनिटी और डैम का भी पिक्चर है, ठीक है। और इसका जो टेंट सिटी फर्स्ट है जो विच है 60 टेंट्स एंड 2 प्रेसिडेंशियल कॉटेज। तो हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है 182 मीटर है। इसको यदि फीट में चेंज किया जाए, यहाँ पे देख सकते हैं कि फी कितना है। तो वी हैव ड्रॉन ऑफ पैकेज 50% एज पर द स्टेट गवर्नमेंट कोविड गाइडलाइन। द कॉस्ट पर पैकेज अबाउट 2.5 लाख रुपये, है ना। यदि शादी यहाँ पे आप कराना चाहते हैं इधर, मतलब कि इसके आसपास में, स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास में, तो आपको 2.5 लाख रुपया जो है पे करना पड़ेगा। और एक कम किया हुआ पैकेज, इसके पहले आई थिंक 6 लाख के आसपास इसका था जब कोविड-19 नहीं था तब, क्योंकि 50,000 आदमी के लिए है ना, तो सॉरी 50 आदमी के लिए, इसलिए पैसा को कम कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो 182 मीटर इसका मतलब हाइट है। यदि फीट में चेंज किया तो 597 फीट है। 182 ही क्यों रखा गया है, तो 182 विधानसभा है गुजरात में, ठीक है, तो इसीलिए 182 रखा गया है। सरदार सरोवर डैम पे बना हुआ जो कि नर्मदा नदी पे है। इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम याद रखिएगा, राम बी सुतार, ठीक है, राम बी सुतार इनके आर्किटेक्ट का नाम है, काफ़ी फेमस आर्किटेक्ट हैं। और ये जो ओपन हुआ था पब्लिक के लिए 31 दिसंबर 2018 को हुआ था। 31 दिसंबर, डेट कन्फर्म में नहीं हुई इसलिए आप कन्फर्म कर लीजिएगा। डेट 31 ही होगा, या दिसंबर या होगा या अक्टूबर, या कन्फर्म हम नहीं है, ठीक है। तो ये आप कन्फर्म कर लीजिएगा गूगल से सर्च करके, हो सके तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो ये था इस न्यूज़ से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि एडवोकेट हेल्प विद सस्पेंडेड J&K कॉप वाज अलॉटेड 2 मेडिकल सीट इन पार्क। तो यहाँ पे केस क्या है, जैसे हम पहले बताए थे कि कोई एडवोकेट है जिसको सस्पेंड किया गया है और पकड़ा गया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा, और कहा गया है कि इसका जो है इसको जो है घूस के रूप में 2 मेडिकल सीट अलॉट किया गया था पाकिस्तान में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मेडिकल सीट अलॉट किया गया था पाकिस्तान में। NIA का ऐसा कहा गया था। हम NIA के बारे में तो देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि 2 मेडिकल सीट अलॉट किया, इसका क्या मतलब है। तो पाकिस्तान जो है कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, जिसके तहत वो क्या किया है कि वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में कश्मीरी लोगों के लिए आरक्षण दे दिया है। यदि कोई कश्मीर का आदमी पाकिस्तान में मेडिकल पढ़ना चाहता है, MBBS पाकिस्तानी कॉलेज से करना चाहता है, तो उसको कम मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, उसके कम फी लगेगा, जैसे होता है ना इंडिया में रिजर्वेशन, उस टाइप का रिजर्वेशन दे दिया है। इस कारण से कई कश्मीरी स्टूडेंट जो हैं आजकल पाकिस्तान जा रहे हैं। एक दिन मतलब कि द हिंदू के एडिटोरियल में भी ये बात आया था कि कश्मीरी स्टूडेंट पाकिस्तान ज़्यादा क्यों प्रीफर करें, क्योंकि वहाँ पर उनसे काफ़ी कम फी लिया जा रहा है, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं कि कश्मीरी यूथ को अट्रैक्ट करने का, फिर कश्मीरी यूथ में को इंडिया के प्रति भड़काने का एक साजिश है पाकिस्तान का, ठीक है। और उसमें इंडिया गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं सकती, बस मतलब लीगली फॉर्म में तो कुछ नहीं कर सकती। यदि हम भी चाहें तो पाकिस्तानी लोगों के लिए आरक्षण दे सकते हैं, वो बाद में यही कह देगा, ठीक है। हाँ, रणनीति तौर पे कर सकती है कि दूसरे कंट्री से दबाव बनाया जाए, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस बात को मुद्दा उठा करके पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जाता है, ठीक है। तो बात की बात हम लोग यहाँ पे NIA के बारे में जान लेते हैं। NIA का स्थापना हुआ था 2009 में। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके लिए एक्ट आया था, NIA एक्ट 2008 में। 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई में, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हुआ कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो टेररिस्ट से लड़े, जो सिर्फ और सिर्फ टेरर क्राइम को देखे। तो उसी के तहत NIA का स्थापना की था 2009 में। लेकिन अब जो है पिछले साल इसमें अमेंडमेंट किया गया है, जिसके तहत इसके काम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और इसमें कई चीज़ और जोड़ दिए गए, जैसे यदि कोई इलीगल ट्रेड का विपन करता है, फेक करेंसी सर्कुलेट करता है, तो सब NIA के सब देखेगा, ठीक है। तो NIA टेरर के रिलेटेड और भी कई चीज़ देखेगा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, MHA के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल अभी YC मोदी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है कि व्हाट डज द मार्कर्स ऑन LAC सिग्निफाई। तो LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पर जो मार्कर्स डिफरेंट है उसको क्या क्या हम लोग सिग्निफाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे पैंगसोंग लेक के बारे में, न्यूज़ में काफ़ी चर्चा है, मतलब न्यूज़ में अभी हाल फिलहाल कुछ दिन से काफ़ी रह रहा है, ठीक है, चर्चा में। तो पैंगसोंग लेक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। वहाँ पे एक माउंटेन है, पैंगसोंग लेक जो है उसके पास एक माउंटेन है। माउंटेन का शेप कुछ ऐसा है जैसे मुट्ठी के जैसा लगता है। हम लोग ऐसे मुट्ठी बांधेंगे तो कैसा लगता है, अंगुली ऐसा ऐसे बनता है ना, ऐसे। तो कुछ इसी तरह का माउंटेन का स्ट्रक्चर, इसीलिए उसको बोला जाता है फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, ऐसे काउंट किया जाता है। आप न्यूज़ में सुने होंगे
कि फिंगर 4 पे आ गया है चाइना, हम लोग पहले फिंगर 8 पे थे, ऐसे थे वैसे थे, आप लोग सुनको मतलब न्यूज़ डिस्कशन में आपको मिलता होगा। तो ये बात किया जा रहा है यहाँ पे गलवान वैली के, इसलिए यहाँ पे फिंगर वाला मार्किंग नहीं दिया गया। लेकिन यदि पेंगसोंग लेक के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक माउंटेन है पेंगसोंग लेक के पीछे, है ना, या फिर उसके आगे बोल सकते हैं कि माउंटेन के आप पीछे जो है पेंगसोंग लेक, मतलब यहाँ पे पेंगसोंग लेक यहाँ पे माउंटेन है। तो माउंटेन की कुछ ऐसा देखने में लगता है कि एक मुट्ठी बंधा हुआ है, तो उसको फिगर पे काउंट किया जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इंडिया जो है अपना कहता है कि एलएसी जो है, ऐसे तो पूरा पेंगसोंग लेक इंडिया के टेरिटरी में ही आता है, लेकिन 1962 में हारने के बाद जो है हमारा कुछ हिस्सा वो ले लिया था अक्साई चीन का, ठीक है। तो इंडिया का क्लेम है कि फिंगर 8 तक, मैंने 8वें फिंगर तक हमारा है, फिंगर 8 तक, और लोग कहता है कि नहीं फिंगर 4 तक तुम्हारा है। तो यही 4 उंगली का लड़ाई है, ठीक है, 4 उंगली का लड़ाई है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं आज गलवान वैली के बारे में, वहाँ पे किस तरीके से मार्किंग किया जाता है। द स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप इन द लद्दाख ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वर इनिशियल स्टेप टुवार्ड डिसएंगेजमेंट हैव टेकन प्लेस अराउंड द नंबर ऑफ पेट्रोलिंग पॉइंट और पीपीज इन गलवान। तो वहाँ पे पेट्रोलिंग पॉइंट मार्क किया गया, जैसे वहाँ पे कोई गलवान वैली है मतलब कि ज़मीन है नॉर्मल प्लेन टाइप का, ठीक है। तो वहाँ पे कोई मार्किंग नहीं किया गया है ऐसा, तो वहाँ पे पेट्रोलिंग पॉइंट है। एक्चुअली एलएसी क्लियरली डिफाइन ही नहीं किया गया, कौन सा तुम्हारा है कौन सा मेरा है, क्लियरली डिफाइन नहीं है। ये बस एक इलीगल मतलब कि बोल सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों का एक म्यूचुअल समझ है कि मान लीजिए कि ये एलएसी है। क्लियरली डिफाइन ना होने के कारण ही क्या होता है कि कभी ये लोग इधर चले आते हैं, कभी ये लोग इधर चले जाते हैं, ठीक है, और फिर लड़ाई हो जाता है ऐसे केस में। तो व्हाट आर एक्चुअली पीपीज, तो पेट्रोलिंग पॉइंट एक्चुअली है क्या, तो पीपीज आर पेट्रोलिंग पॉइंट आइडेंटिफाइड मार्क्ड ऑन द एलएसी। ये पेट्रोलिंग पॉइंट है, मतलब कि इसमें एक जीप में बैठ करके कुछ सैनिक लोग जाते हैं जिनके पास हथियार नहीं होता है, या होता भी है तो चलाने का ऑर्डर नहीं है, ऐसा तो रखने का ही ऑर्डर नहीं है, ठीक है। दोनों तरफ के सैनिक के पास हथियार नहीं होता है और पेट्रोलिंग करते हैं, देखते हैं वहाँ पे कोई इलीगल वे में इधर से उधर तो नहीं जा रहा ना, या फिर उधर से इधर तो नहीं आ रहा, उनका बस देखने का ये काम होता है। एलएसी क्या है, कहाँ पे है, एक क्लियरली डिमार्केट किया ही नहीं गया है आज तक, ठीक है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में है ना कि ये वाला बाउंड्री मेरा है, इसके ऊपर उस पर तुम्हारा, इस पर मेरा, बीच में फेंसिंग कर दिए हैं हम लोग, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे बाउंड है। इंडिया और चाइना का बॉर्डर कहीं भी बाउंडेड नहीं, क्लियरली मार्क नहीं किया गया, इस कारण से फेंसिंग भी नहीं है। तो पेट्रोलिंग पॉइंट आइडेंटिफाइड एंड मार्क्ड ऑन द एलएसी व्हिच आर पेट्रोल्ड विद अ स्टिपुलेटेड फ्रीक्वेंसी बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज, मतलब कि कुछ दिन के बाद पेट्रोलिंग किया जाता है वहाँ पे। दे सर्व एज अ गाइड टू द लोकेशन ऑफ एलएसी फॉर द सोल्जर, एक्टिंग एज इंडिकेटर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्सरसाइज ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। By regularly patrolling up to these PPs, the Indian side is able to establish and establish physical claim about LAC। क्या करे कि रेगुलरली पेट्रोलिंग करके दोनों पार्टी जो है, और इंडियन पार्टी भी है, अपना फिजिकल क्लेम जमाता है एलएसी के, यहाँ तक हम पेट्रोलिंग करें, मतलब कि यहाँ तक हमारा एलएसी है। ऑल द पीपीज नंबर्ड, क्या जितने पेट्रोलिंग पॉइंट नंबरिंग किए हुए हैं, तो नो, सारे पेट्रोलिंग पॉइंट नंबरिंग नहीं किए हुए। सम ऑफ द पीपीज आर प्रोमिनेंट एंड आइडेंटिफिएबल जोग्राफिकल फीचर सच एज पास और नाला जंक्शन वेयर नो न्यूमरल्स आर गिवन। तो क्या करें, बहुत सारा ऐसा पेट्रोलिंग पॉइंट है जहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया गया है। ओनली दोज पीपी वी आर नो प्रोमिनेंट फीचर्स आर नंबर्ड इन द केस ऑफ पीपी। तो क्या है कि नंबर न देने का कारण क्या है कि उसका कोई एक नाम होता है। जैसे मान लीजिए कि एक रोड है, तो रोड में एक यहाँ शहर होता है, एक यहाँ शहर होता है, तो बीच का कोई नाम तो नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे जैसे आप रेलवे लाइन पे देखेंगे तो वहाँ पे जो रेलवे स्टाफ के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, तो वहाँ मान लीजिए कि एक लाइन है पटना से यदि बख्तियारपुर के लिए ट्रेन खुलती है, मान लीजिए, या फिर ऐसा समझिए पटना से आरा के लिए ट्रेन खुलती है, तो पटना एक लैंडमार्क है, आरा एक लैंडमार्क है। तो वहाँ पे जब कम्युनिकेशन किया जाता है तो बोला जाता है कि पटना स्टेशन से 20 किलोमीटर टुवर्ड आरा, और आरा से मान लीजिए कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, मान लीजिए कि 60 था, तो आरा से 60 किलोमीटर टुवर्ड पटना, ऐसे किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ, सॉरी 40 होगा ना यदि पूरा 60 है, तो वहाँ पे मार्किंग जो किया जाता है कि पटना से 20 किलोमीटर ईस्ट या फिर आरा की तरफ, और बोला जाता है कि आरा से 40 किलोमीटर पटना की तरफ। तो एक क्लियर वहाँ पे एक पॉइंट डिमार्केट हो गया, अच्छा दोनों के बीच में इतना। इसी तरीके से यहाँ पे बातचीत किया जाता है, जहाँ भी जैसे सुनसान जगह होता है तो वहाँ पे जहाँ पे दो बड़े शहर, वहाँ से मान लीजिए एक शहर ए है, एक शहर बी है, या फिर कोई बड़ा लैंडमार्क ए और बी है, तो बोल दिया जाता है कि ए से इतना किलोमीटर और बी से इतना किलोमीटर टुवर्ड बी, ए से इतना किलोमीटर टुवर्ड बी और बी से इतना ए। तो वहाँ पे क्लियर बाउंड्री बन जाता है कि अच्छा इस पॉइंट की बात किया जा रहा है ना। यदि पूरा लाइन जो है, पूरा लाइन यदि 50 किलोमीटर का, इस पॉइंट की बात करना है, तो ए से 20 किलोमीटर, बी से 30 किलोमीटर, ऐसे बोल दिया गया था, यानी कि हम लोग को पता चल जाए, किसी को भी पता चल जाएगा वहाँ पे। तो या तो इस तरीके से बात किया जाता है कोई आइडेंटिफिएबल जियोग्राफिकल फीचर से, या फिर वो अपने आप में एक फेमस जगह होता है। जैसे यहाँ पे एक नाला जंक्शन की बात किया जा रहा है, तो नाला जंक्शन अपने आप में एक फेमस जगह है, तो उसको क्यों नाम दिया जाएगा, है ना, उसको पीपी पेट्रोलिंग पॉइंट के टर्म में क्यों नाम है, उसका ओरिजिनल नाम जो है नाला जंक्शन, उसी से बात करेंगे। तो यानी कि सारा पेट्रोलिंग पॉइंट है उसको नंबरिंग नहीं किया गया है, ठीक है। आर ऑल द पीपी इज बैंग ऑन द एलएसी, क्या जितने पीपी हैं जो सब एलएसी पे हैं, तो मोस्टली यस एक्सेप्ट फॉर डेस्पांग प्लेन इन नॉर्दर्न लद्दाख
वेयर पीपी 10, 11, 11A, 12 एंड 13 फ्रॉम राकी नाला टू जीवन नाला डू नॉट फॉलो द एलएसी। ठीक है, तो कुछ पीपी जैसे अधिकांशतः पीपी जो है पेट्रोलिंग पॉइंट है एलएसी पे ही है, मतलब एलएसी के किनारे ही है। कुछ पीपी को छोड़ा करके, पेट्रोलिंग पॉइंट को छोड़ा करके, जैसे ये सब जो है देपसांग वैली में आते हैं। ठीक है, ये इंडियन साइड में है एलएसी के। आर दिस पीपी नॉट मैंड, पीपी पे क्या कोई आदमी नहीं रहते हैं, तथा पीपी दैट नॉट पोस्ट एंड दस नॉट मैंड, यानी कि ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई आदमी नहीं रहते हैं। अनलाइक द लाइक ऑफ कंट्रोल, जैसे पाकिस्तान के पास एलओसी है, हमारा जो बॉर्डर वहाँ पे, द बॉर्डर विद चाइना इज नॉट फिजिकली हेल्ड बाई आर्मी ऑल अलोंग। जिस तरह से पाकिस्तान के सारे बॉर्डर पे आर्मी खड़ा है इधर से, उस तरह से चाइना के बॉर्डर पे आर्मी खड़ा ही नहीं, वहाँ पे नॉर्मली खाली रहता है और कभी कभी दिन में पेट्रोलिंग करने के लिए जाया जाता है। दे आर नॉट फिजिकली मार्कर्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कहीं मार्किंग ही नहीं किया गया है। चूजन फॉर देयर लोकेशन हैव नो डिफेंसिव पोटेंशियल और टेक्टिकल इंपॉर्टेंस फॉर द आर्मी। इफ द पीपी दे आर नॉट मैंड, हाउ इज द क्लेम एक्चुअली असर्टेड। यदि पीपी की आप पे आदमी नहीं है, पेट्रोलिंग पॉइंट पे कोई आदमी नहीं खड़ा है, तो कैसे हम लोग मतलब कि क्लेम कर सकते हैं। हाउ इज एक्चुअली क्लेम एक्चुअली असर्टेड, द क्लेम इज असर्टेड बाय द आर्मी और ज्वाइंट आर्मी आईटीबीपी पेट्रोल एज दे शो मोर विजुअल प्रेजेंस इन द एरिया। तो वहाँ पे इंडियन आर्मी और आईटीबीपी दोनों का ज्वाइनिंग पेट्रोल होता है। आईटीबीपी जो एक सीएपीएफ है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, दिस इज डन बाय फिजिकली विजिटिंग पीपी। तो क्या कह रहा है कि विद हायर फ्रीक्वेंसी, तो दिन में कई बार मतलब कि अपना टीम जो है, हर का टीम है, हर किसी का टाइम बना हुआ है कि आप 12 बजे जाएंगे, आप 1 बजे जाएंगे, और इस तरीके से हाई मतलब कि दिन में कई बार जाकर के एलएसी के आसपास जाया जाता है। वहाँ पे देखा जाता है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं हो रहा है ना, कोई रोड वगैरह तो नहीं बनाया जा रहा उसके तरफ से, या फिर कोई इलीगल रूप से आ तो नहीं रहा है वहाँ से। हाँ ठीक है, एक्चुअली आना उधर से काफ़ी टफ है, क्योंकि एक नेचुरल बाउंड्री हिमालय क्रॉस करना काफ़ी अपने आप में टफ माना जाता है। चाइनीज में नोट सी व्हेन द इंडियन पेट्रोल विजिट पीपीज, दे विल लीव कम सिगरेट पैकेट और फूड टिन्स विथ इंडियन मार्किंग बिहाइंड दैट लेट द चाइनीज नो दैट इंडियन सोल्जर हैव विजिटेड द प्लेस विच इंडिकेट द इंडिया वाज इन कंट्रोल ऑफ दिस एरिया। तो जैसे क्या कह रहा है कि आगे बढ़ते हैं कि एज द चाइनीज में नोट सी व्हेन द इंडियन पेट्रोल विजिट पेट्रोलिंग पॉइंट, दे विल लीव सम सीक्रेट पैकेट्स और फूड टिन्स विद द इंडियन मार्किंग बिहाइंड। तो क्या कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से विजिट करने गए हैं, ठीक है, और चाइना वहाँ उस समय नहीं, चाइना का जो पेट्रोलिंग टीम था वहाँ पे नहीं मिला, तो क्या किया जाता है यहाँ पे, इंडियन जो लोग हैं, ठीक है, कुछ पैकेट वगैरह वहाँ पे छोड़ देते हैं जिसपे इंडियन मार्किंग हो, जैसे मेड इन इंडिया मार्किंग हो। तो इससे पता चलता है कि लेट द चाइनीज नो द इंडियन हैज विजिटेड द प्लेस विच इंडिकेट द एरिया इंडिया वाज इन कंट्रोल ऑफ दिस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज गिवन दिस पीपी, पीपीज का नाम कौन दिया गया या फिर कैसे तय हुआ। तो दिस पीपीज हैज बीन आइडेंटिफाइड विद द हाई पावर चाइना स्टडी ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम द 1975 इन पेट्रोलिंग लिमिट फॉर इंडियन फोर्सेज आर स्पेसिफाइड। तो 75 में ये सब कुछ तय हुआ है। ठीक है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फिर मतलब कि दिन में कितने बार होता है, तो ये डिपेंड करता है कि उस समय सिचुएशन कैसा है कंट्री के बीच में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जो है मेन दिक्कत कहाँ कहाँ है, तो पीपी 10 to 13 जो देपसांग सेक्टर का है, उसके बाद पीपी 11 जो है इसमें आता है, गलवान वैली में आता है, पीपी स्ट्रॉन्ग 15 जो हॉट स्प्रिंग में आता है, उसके बाद गोगरा वैली के पीपी 17 और 17A। ठीक है, ये सब जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते तो यूएस नोटिफाइज यूएन ऑफ विड्रॉवल फ्रॉम यूएचए, तो WHO, तो WHO से विड्रॉवल तो हालांकि 1-1.5 महीना पहले ही कर लिया था यूएसए, लेकिन अभी जो है क्लियरली नोटिस दे दिया है किसको, तो यूएन को नोटिस दे दिया है, यूनाइटेड नेशन को बोल दिया है कि हम जो है WHO से वापस हो गए हैं। हम आपको बता देते हैं क्यों बताया, क्योंकि यूएन जो है WHO का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन के तहत ही WHO आता है। ठीक है, तो हम लोग WHO का नाम पढ़ लेते हैं। इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है इसी कारण से। और यूएन के बारे में पढ़ लेते हैं, तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। याद रखिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है उसको इंटरनेशनल टेरिटरी माना जाता है, भले यूएसए के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, लेकिन उसको इंटरनेशनल टेरिटरी बोला जाता है। उस पर सारे कंट्री का सेम अधिकार है, उसका जहाँ पे हेडक्वार्टर उतने एरिया का। तो इंटरनेशनल टेरिटरी का यदि एग्जांपल लिखने के लिए आए तो आप उसको लिख सकते हैं कि यूएन हेडक्वार्टर को इंटरनेशनल टेरिटरी के रूप में माना जाता है। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो है 6 लैंग्वेज मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, इंग्लिश। ठीक है, याद रखिएगा अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, इंग्लिश। ठीक है, इसके 193 मेंबर हैं टोटल, 193 मेंबर है। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसके पहले इसी के जैसा एक बॉडी था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन इसका प्रीसीजर बॉडी था, ऐसा बोल सकते हैं कि इसके पहले जो है बॉडी था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। आइए बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो कोविड इम्पैक्ट वॉइस कॉल्स आर नाउ 20 to 20% लॉन्गर, सो इरिक्शन स्टडी। तो क्या करें कि स्टडी हुआ है, एक सर्वे हुआ है, उसमें बताया कि कोरोना वायरस के कारण जो वॉइस कॉल है उसका जो टर्म बढ़ गया है 20 से 70% के आसपास। ठीक है, किसी किसी एरिया में 20%, किसी में 30%, ऐसा करके किसी किसी में 70% बढ़ गया है। ठीक है,
तो यदि कोविड-19 का इफेक्ट लिखने के लिए आता है तो ऐसा भी ये इफेक्ट भी लिख सकते हैं। और आज का कोरोना देखते हैं तो टोटल केस इंडिया में हो चुका है 7,42,416, जिसमें इतने लोग रिकवर हो रहे हैं, 4,56,000 रिकवर हो गए, लेकिन 20,000 लोग का मृत्यु भी हो गया है। डबलिंग रेट बात किया जाए इंडिया का तो 20.87, मतलब कि इतने दिन में इंडिया में केस डबल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने स्टेट में कौन कौन से स्टेट में कितना क्रॉस कर चुका है। महाराष्ट्र में 2 लाख पार कर चुका है और दिल्ली में 1 लाख और तमिलनाडु में 1,18,000 हो चुका है। 22,000 केस जो है कल निकले यहाँ पे 22,752, 16,883 कल ठीक भी हो गए। ठीक है, यदि केस फर्टिलिटी रेशियो की बात करें तो पहले 2.97 था जो 2.78 हो चुका है। फर्टिलिटी रेशियो मतलब कितने लोग डेथ है रहे हैं। तो मान लीजिए कि 100 लोग को यहाँ पे पॉजिटिव पाया जा रहा है तो उसमें पहले इतने लोग मर रहे थे, अब 2.78 लोग मर रहे हैं। और यदि पॉजिटिविटी रेट की बात किया जाए, जितना चेक हो रहा है उसका पहले 6.63% जो है पॉजिटिव पाए जा रहे थे, अब 7% जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।